हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसके नर्सिंग स्टडी। सो आज हम लेके आए हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। सो बच्चों, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में हम 3 फेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द प्री ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव फेज एंड द पोस्ट ऑपरेटिव फेज इन दी माई डिफरेंट वीडियोज, नॉट इन दी वन वीडियो। उसमें मेरा मेन कंसंट्रेशन रहेगा नर्सिस रोल पे, बिकॉज यू नो वट इज प्री ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव। हमेशा लैकिंग रह जाती है कि उसमें नर्सिस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो वी आर मेनली डिस्कसिंग द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू द नर्सिंग कंसिडरेशन, दैट इज रिलेटेड टू द नर्सिस रोल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। सो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग is very important topic. Peri-operative, it includes 3 phases: pre-operative, intraoperative, post-operative. Pre-operative as a word suggests pre मतलब before surgery, intraoperative during the surgery and post-operative after the surgery till the discharge and follow-up. So perioperative nursing includes pre-operative phase, intraoperative phase and the post-operative phase till the patient discharged from the hospital and come again for the follow-up after 7 days or 14 days as per the physician order, as per the surgery. So this is about the perioperative nursing. बेटा, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें सर्जरी करवानी पड़ती है? ठीक है, सो व्हाट ऑल आर द कंडीशंस फॉर द सर्जरी और रिक्वायरिंग द सर्जरी? ठीक है, फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज। कोई भी जगह की क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर कोई ब्लॉकेज हो जाए, वहां पे हमें क्या करवानी पड़ती है? सर्जरी। परफोरेशन और रप्चर ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन का क्या हो जाए? रप्चर। इरोजन और वियरिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ अ टिश्यू एंड ट्यूमर और एबनॉर्मल ग्रोथ। सो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहां पे हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, सो वी हैव डिवाइडेड द सर्जिकल प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ रिस्क टू द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस द सर्जरी में बी डायग्नोस्टिक टू वेरीफाई द डायग्नोसिस, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं बता सकती हूं आपको, बायोप्सी। एक्सप्लोरेटरी टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, कितना एक्सटेंट है डिजीज का। ठीक है, जैसे हम करते हैं फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी। एंड क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब टू रिमूव और रिपेयर डैमेज्ड और डिजीज ऑर्गन, रिमूव और रिपेयर। ठीक है बेटा, सो जो कैटेगरीज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है उसको हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द पर्पस। हमने 3 डिस्कस किए: डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस करने के लिए; एक्सप्लोरेटरी, एक्सटेंट, ई फॉर एक्सटेंट, ई फॉर एक्सप्लोरेटरी; डी फॉर डायग्नोस्टिक, डी फॉर डायग्नोसिस। ये याद करने का तरीका है। क्यूरेटिव का हमें वैसे भी मतलब पता है, मतलब होता है इसका रिमूव और रिपेयर द डैमेज्ड ऑर्गन या फिर कोई टिश्यू। आफ्टर दैट इज अ डिग्री ऑफ रिस्क टू द क्लाइंट। इट मे बी द माइनर सर्जरी, इट मे बी द मेजर सर्जरी। ठीक है, मेजर सर्जरी का मतलब होता है हाई रिस्क। एग्जांपल मैं बता सकती हूं आपको, लिवर बायोप्सी। ठीक है, माइनर मतलब लेसर रिस्क, फॉर एग्जांपल सिस्ट रिमूवल। Last is according to the urgency. It may be emergency, it may be imperative, it may be required, it may be elective, it may be optional. Emergency मतलब performed immediately without delay, एकदम से हमें सर्जरी करनी पड़ रही है, जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग वाले केस में या फिर गन शॉट वाले में। Imperative और urgent मतलब 24 to 48 आवर्स के बीच में हमें सर्जरी करनी पड़े। रिक्वायर्ड मतलब वी कैन वेट अप टू वीक्स टू मंथ्स। इलेक्टिव हमारी चॉइस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स विल। एंड ऑप्शनल मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट। सो
This is the categories of surgical procedure according to the purpose, according to degree of risk of client, and according to the urgency. Let's discuss about the factors that the affect the estimation of surgical risk. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे सर्जिकल रिस्क कर सकते हैं, ठीक है. So the next topic we are going to discuss is the factors that affect the estimation of surgical risk. मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें सर्जिकल रिस्क को इफेक्ट करेंगे. फर्स्ट इज फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट. जिस क्लाइंट की हमारी सर्जरी होने वाली है उस क्लाइंट का फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, उसकी एज क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत प्री मेच्योर बेबीज हैं और जो एल्डरली है, ठीक है बेटा, उनका क्या है, दे आर एट रिस्क. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, जो माल नरिश्ड है, दे आर एट रिस्क. फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्टेट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. डिहाइड्रेशन जो है, मैं एक एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूं सो दैट आप इसको याद रखें, भूल ना जाए, ठीक है. उसकी जनरल हेल्थ क्या है, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है. उसका मेंटल हेल्थ क्या है, इज ही और शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सर्जरी. एंड उसका इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस जो पेशेंट हैं वो सर्जरी से कतराते हैं कि हमें सर्जरी ना करवानी पड़े. सो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे सर्जिकल रिस्क को इफेक्ट करता है इज द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन. उसमें हमने क्या डिस्कस किया, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टेट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जनरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल स्टेटस. आफ्टर दैट इज द टाइप ऑफ ड्रग्स टेकन रेगुलरली. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई ड्रग्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, एंटीकोगुलेंट, एंटीबायोटिक, ठीक है. उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, डायरेटिक एंड अल्कोहल. सो दीज आर दी ड्रग्स जो रेगुलरली ले रहा है पेशेंट एंड इट इंक्रीज द एस्टिमेशन ऑफ द सर्जिकल रिस्क. नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज. वो डिजीज का बेटे अभी हमने एक्सटेंट पीछे देखा ना, इट में बी माइनर, इट में बी मेजर. कौन सा एक्सटेंट है तो उसके बेसिस पे इसका सर्जिकल रिस्क हो सकता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, हमें अर्जेंट करवाना है, हमें रिक्वायर्ड है, हमें एमरजेंसी है, तो अगेन इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायर्ड ऑपरेशन मैग्नीट्यूड. एंड रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन ऑफ द सर्जन. जिस टाइम पे हमने सर्जरी करवानी है वहां पे सर्जन, नर्सेज एंड हॉस्पिटल की सारी प्रिपरेशन है या नहीं है. So this is about the factors that affect the estimation of surgical risk, and we have divided into physical and mental condition of the client, types of the drug taken regularly, extent of the disease, the magnitude of the required operation, and resources and preparation of the surgeon, nurses, and the hospital. Now we'll start with the phases of peri-operative nursing, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है. That is the pre-operative, intraoperative, and post-operative. ठीक है. Pre-operative बेटे begins with the decision to perform surgery. हमने आज सोच लिया है कि हमने सर्जरी करवानी है, and ends with the client's transfer to operating room or operating area or operating table. सो प्री ऑपरेटिव फेज क्या होता है, जो बिगिन होता है डिसीजन के साथ कि मैंने सर्जरी करवानी है, और एंड होता है जब पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाता है. इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है, बिगिन्स विद द क्लाइंट received in operating room and ends with his admission to the pre-anesthesia unit.
Post operative begins with the client admitted to PACU and extends through follow-up home, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था. सो दीज आर दी 3 phases ऑफ पेरीऑपरेटिव नर्सिंग: प्री-ऑपरेटिव फेज, इंट्रा-ऑपरेटिव फेज एंड पोस्ट-ऑपरेटिव फेज. सो द टुडेज लेक्चर इज मेनली कंसंट्रेटेड ऑन दी प्री-ऑपरेटिव फेज. तो आज हम इस वाले वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे प्री-ऑपरेटिव फेज क्या होता है, प्री-ऑपरेटिव फेज में कौन सी टीम होती है, नर्सिस का क्या रोल होता है. फॉर द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस इट इज ऑन इंट्रा-ऑपरेटिव वीडियोस, इट इज ऑन इंट्रा-ऑपरेटिव एंड द पोस्ट-ऑपरेटिव फेज. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्री-ऑपरेटिव फेज. मैंने पहले ही आपको बेटा ये बताया है, प्री-ऑपरेटिव फेज बिगिंस एट द टाइम ऑफ डिसीजन फॉर सर्जरी and ends when the client is transferred to the operating room. जब उसके मन में आ गया है कि मैंने सर्जरी करवानी है, उस टाइम से लेके जब वो ऑपरेटिंग रूम में शिफ्ट होता है, उस टाइम का दौरान जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव फेज. दिस पीरियड इज यूज्ड टू फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जरी. फिजिकल प्रिपरेशंस भी होती हैं इसमें और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस भी होती हैं क्लाइंट की. In this phase, nurses play a major role in client teaching and relieving the clients and the family anxieties. देखो बेटा, surgery is not a small thing. So naturally patient भी anxiety में होता है और जो हमारे relatives होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एंजाइटी में होते हैं. तो इसमें नर्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेजर रोल होता है कि उनकी एंजाइटीज को, चाहे वो क्लाइंट की एंजाइटी है चाहे वो फैमिली की एंजाइटी है, उसको क्या किया जाए, रिलीव किया जाए बाय गिविंग द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड टू द फैमिली मेंबर्स. नाउ व्हाट ऑल आर द गोल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव फेज? असेस एंड करेक्ट फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इंक्रीज कर सकती है सर्जिकल रिस्क को, वो हमने असेस करनी है. सॉरी. गिविंग द पर्सन एंड सिग्निफिकेंट अदर्स कंप्लीट लर्निंग एंड टीचिंग गाइडलाइंस. किसके रिलेटेड? सर्जरी के रिलेटेड. इंस्ट्रक्टिंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग द एक्सरसाइजेस. हमने बेटे उनको प्री ऑपरेटिवली कुछ एक्सरसाइजेस बतानी है, इंस्ट्रक्ट भी करनी है, डेमोस्ट्रेट मतलब करके भी दिखानी है. ठीक है, जो क्या करेंगे, दैट विल बेनिफिट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव फेज. अगर वो करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में उनका ठीक रहेगा. प्लानिंग फॉर डिस्चार्ज एंड एनी लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हमें उन्हें बतानी है तो दीज आर द गोल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव फेज. असेस एंड करेक्ट फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी प्रॉब्लम, giving the person and significant others complete learning and teaching guideline regarding the surgery, instructing and demonstrating exercise that will benefit, जो post operative phase तक उसको benefit देगा, and plan for discharge and for any lifestyle changes. So this is about the goals. Okay beta, so most important point in pre-operative nursing is the role of nurse. क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? रोल ऑफ नर्स. मैंने इसको ना एक बहुत सिंपल तरीके में पॉइंट्स जॉट डाउन कर दिए हैं सो दैट आपको वो याद भी रहे और आपके लिए इजी भी हो जाए वो करना. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, दूसरा पॉइंट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, थर्ड पॉइंट आता है प्री ऑपरेटिव टीचिंग, फोर्थ पॉइंट आता है फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड लास्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट. सो प्री ऑपरेटिव फेज के नर्सिस रोल को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है. प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्री ऑपरेटिव टीचिंग, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, मेडिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट. फिजिकल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में बेटे हमने किन किन चीजों को देखना है? एज, एलर्जीज, वाइटल साइन ट्रेंड, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनी प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शंस, यूज ऑफ ड्रग्स दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रियोर द सर्जरी, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है,
फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड दी साइकोलॉजिकल स्टेटस। फिजियोलॉजिकल स्टेटस के साथ साथ हम उनके लेबोरेटरी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज भी करेंगे, जैसे हमारा सीबीसी हो गया, शुगर वाला टेस्ट हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जो भी हम सर्जरी से पहले करते हैं ना, यूरिन एनालिसिस हो गया, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया। हमने पेशेंट की एज देखनी है, क्योंकि हमें पता है एल्डरली है, 65 ईयर से ज्यादा है, वो मेडिकली हिस्ट्री उनके पास होती है उनकी कोई ना कोई, तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हमने वो देखना है। हमने अंडरस्टैंड करना है उनका डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, एलर्जीज में हमने देखना है बेटे उसको कोई ड्रग से, कोई फूड से, कोई किसी भी सब्सटेंस से कोई एलर्जी ना हो, तो हमने वो पहले नोट डाउन करनी है। वाइटल साइन ट्रेंड में हमने उनके सबके वाइटल साइंस चेक करने हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा बीपी है, अपना पल्स रेट है, अपना रेस्पिरेशन है, वो सारा देखना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में बेटा हमने पेशेंट का नरिशमेंट स्टेटस देखना है, पर पेशेंट माल नरिश तो नहीं है, उसको कोई न्यूट्रिशनल और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को कोई भी फीवर वाला कोई साइन एंड सिम्टम आ रहा है, तो मतलब इट शोज, अगर 38 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ रहा है, तो मतलब पेशेंट सर्जरी से पहले कुछ इन्फेक्शन उसको है, तो वो। ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स मैंने बता दी है आपको कि कोई भी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिफोर सर्जरी, वो हमने नोट डाउन करनी है। पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्टेटस देखना है हमने कि फिजियोलॉजी पेशेंट की ठीक है, पेशेंट को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसमें हमने ये सारे टेस्ट करके देखने हैं। एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस, जिसमें हमने पेशेंट का फियर एंड एंजाइटी असेस करना है। सो दिस इज अबाउट द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। Next is very important, very important is obtaining the informed consent. ठीक है बेटे, informed consent बहुत important होता है, because it protect the surgeon and the hospital against claims that unauthorized surgery has been performed. ठीक है, so protect the client from undergoing the unauthorized surgery. So that is why informed consent is very important. Next is बेटे pre-operative teaching. प्री ऑपरेटिव टीचिंग बेटे हमने अंडरस्टैंड करना है सर्जिकल प्रोसीजर, आंसर करने हैं पेशेंट के सारे क्वेश्चंस, क्लैरिफाई करना है, रीइंफोर्स करना है एक्सप्लेनेशन बाय द सर्जन, कि सर्जन उनका सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे। लेकिन एज अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने पेशेंट को बताना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग में बेटे हमारे पास डायाफ्रामेटिक एंड एब्डोमिनल सर्जरीज, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस आती है ना। पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में बिठाना है, उसको बोलना है ब्रीथ आउट जेंटली एंड फुली, फिर टेक डीप ब्रीथ थ्रू द नोज, होल्ड द ब्रीथ and exhale through the nose. So this is the deep breathing exercises. Cuffing exercises के साथ साथ incentive spirometer भी यूज कर सकते हैं बेटे. So we can use the incentive spirometry. टर्निंग एक्सरसाइजेज 1 to 2 hours के बाद हमने टर्न कर लेना है पेशेंट को. एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेज दैट इज फुट एंड लेग. ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ ड्रेन, जो भी हमारे पास चेस्ट ड्रेनेज होती है, कैथेटर होते हैं, वो हमने पेशेंट को बताना है पहले. सो दिस इज अबाउट द प्री ऑपरेटिव टीचिंग. बेटे नेक्स्ट इज फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट. जो फिजिकल प्रिपरेशन होती है ना पेशेंट की, उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया. नाइट में क्या करना है प्रिपरेशन, मॉर्निंग में क्या करना है प्रिपरेशन, एंड लास्ट इज ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन. सो नाइट पे हमने क्या करना है, पेशेंट का क्लाइंट की स्किन शेव करनी है, वो एरिया प्रिपेयर करना है. एनपीओ आफ्टर मिडनाइट, अनीमा देना है पेशेंट को, एडमिनिस्टर अनीमा, और पेशेंट को एनकरेज करना है फॉर रेस्ट एंड स्लीप. मॉर्निंग में बेटे हमने वाइटल साइन चेक करने हैं पेशेंट के, हॉस्पिटल का गाउन पहनाना है, ओरल हाइजीन देनी है, प्रोस्थेटिक जो भी डिवाइसेस होंगी वो निकालनी है, ज्वेलरी निकालनी है, नेल पॉलिश रिमूव करनी है, वॉइड करना है बिफोर गोइंग टू ऑपरेटिंग रूम, एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन करनी है. ऑन द डे हमने क्या करना है, ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस देनी है, जो कि 60 to 90 मिनट्स बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है. 60 to 90 मिनट्स. कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं हम, सेडेटिव, ट्रैंकुलाइजर्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीएमेटिक, एंड समटाइम्स प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स.
प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सेडेटिव में हमने एंजाइटी लोअर करनी है, बीपी एंड पल्स रेट, फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटल। ट्रैंकुलाइजर में हम थोराजिन देंगे अगेन टू डिक्रीज दी एंजाइटी। एनाल्जेसिक जो पेन है तो मॉर्फिन सल्फेट देंगे। एंटीकोलिनर्जिक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज एट्रोपिन सल्फेट। एंटीमेटिक हमने ऑन्डिस्टाटिन एंड दी प्रोमेथाजिन, एंड समटाइम्स वी हैव टू गिव दी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज दी लास्ट इज दी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट टू रिलीव द फियर। पेशेंट के जितनी भी फियर है, पेशेंट का जितना भी हमारे पास मन में क्वेश्चंस हैं वो हमने क्लियर करने हैं। पेशेंट को एनेस्थीसिया का फियर है, डेथ का फियर है, पेन का फियर है, डिस्टर्बेंस का फियर है, जो भी पेशेंट के फियर है वो हमने पेशेंट के क्लियर करने हैं। एंजाइटी पेशेंट की रिलीव करनी है, पेशेंट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है, पेशेंट को रूटीन प्रोसीजर्स के बारे में बताना है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना है, एंड पेशेंट को स्पिरिचुअल केयर भी देनी है। So beta, role of nurse in preoperative phase is the preoperative assessment, obtaining informed consent, preoperative teaching, physical preparation of patient and psychological preparation of patient, and last but not the least very important, nursing diagnose। प्रीऑपरेटिव पेशेंट को एंजाइटी है एंड प्रीऑपरेटिव पेशेंट का नॉलेज डेफिशिएंट है। ठीक है। सो व्हाट विल बी दी डायग्नोसिस फॉर एंजाइटी? related to lack of knowledge, related to lack of knowledge। किसके रिलेटेड? अबाउट प्री ऑपरेटिव रूटीन, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज होती है, चाहे वो प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन है, केयर है, कुछ भी बॉडी में चेंज है, उसके साथ नॉलेज डेफिशिएंट उसको रिलेटेड टू प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर अगेन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री ऑपरेटिव फेज ऑफ द पेरियोपरेटिव नर्सिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ नर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। मैं होप करती हूं कि आप जब भी क्लिनिकल में जाओगे आप इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करके लेके जाओगे और आप इन पॉइंट्स को वहां पे इम्प्लीमेंट करोगे और एक बेस्ट नर्सिंग केयर पेशेंट को दे सकते हो ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेज। Thank you very much students. I hope you understand the practical perspective of pre-operative nursing, role of nurse.